Good morning, welcome friends. You are with CA Sneha Narsaria, Brain Chalega. Today we are going to discuss the important topics for December 2022. But before we start, there are a few points which I want you to note down. We are making this video very quickly because the exam is just on your head. Right. So if you follow these advices, these points which I am stating now, you will surely pass. Number one. The whole 100-mark paper of law and BCR is divided into two sections. Section A 60 marks law and section B 40 marks BCR. What children do, what students usually do, they focus all their concentration and all their hard work on that section A 60 marks thing और वो 40 marks को बिल्कुल भूल ही जाते हैं. ये सबसे बड़ी गलती है. बच्चों, आप नॉलेज के लिए लॉ पढ़ रहे हो ज्यादा, that's okay. But today we are going to discuss how to score more marks. Alright, okay. So section B 40 marks BCR is वो that English grammar है जो आप बचपन से क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो अपने स्कूल में. तो बच्चों उसको नजरअंदाज ना करें. 3 से 4 घंटे अगर आप सिंसियरली BCR को दे देते हो तो 40 मार्क्स का BCR में एटलीस्ट 30 मार्क्स तो पक्का आपका है ही है. सो प्लीज डोंट इग्नोर द BCR. उसको हल्के में मत लो अगर पास होना है तो. ऑलराइट, ओके. दूसरी बात, स्मार्ट स्टडीज करें, बार बार चीजों को रिवाइज करें. अच्छी बात है कि आपने पूरा पोर्शन पढ़ रखा है, पर इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान ज्यादा दें. ऑलराइट, व्हेनेवर यू आर राइटिंग द आंसर्स, अंडरलाइन करना ना भूलें. किस चीज को? इंपॉर्टेंट वर्ड्स को. ये हमारा जो रेगुलर क्लासेस होता है जिसका कि डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर वहां पर भी देख सकते हैं. ये मैं बार बार कहती हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. एग्जामिनर को बढ़िया पेपर दिखना चाहिए, मार्क्स तब मिलते हैं, सही आंसर मिलना चाहिए, सही प्रेजेंटेशन का तरीका आपको पता होना चाहिए. और ये अभी सीए फाउंडेशन से लेके सीए लॉ मतलब सीए का जो फाइनल रहता है तब तक ये थ्योरी पेपर्स में काम आते हैं चीजें. ओके फाइन. और जो भी बात मुझे याद आएगी वीडियो के दौरान मैं आपको बताती जाऊंगी. आइए हम सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. वो है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ माइनर. तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं. ये क्या है माइनर का पोजीशन. कैन अ माइनर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? नो. केस लॉ का नाम क्या है? मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. अच्छा, केस लॉज इज अनदर बिग चैलेंज फॉर चिल्ड्रन. उनको पता नहीं रहता है कि रिकग्नाइज कैसे करें कि मैम कौन सा क्वेश्चन केस लॉ है, समझ में ही नहीं आ रहा है. तो बच्चों उसके लिए मैंने एक वीडियो और बना रखी है जिसका की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. बहुत छोटा सा वीडियो है, जरूर देखें कि पहले तो पहचानना क्वेश्चन को, दूसरा आंसर किस तरह से लिखना है कि मैक्सिमम मार्क्स मिले. मैं कभी भी आपको नहीं कहती हूं कि आप चीजों को रटो, बिल्कुल नहीं रटना है, समझना है. और अगर सेक्शंस याद नहीं है, सेक्शंस को नहीं लिखना है, ये गलती मत करना. और कोर्ट्स में सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज कोर्ट्स में कभी मत डालना अगर अच्छे से याद ना हो चीजें तो. ठीक है, उसके लिए कितना एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा? आधा, एक. लेकिन अगर गलत होगा तो सब कट जाएगा. ऑलराइट, ओके. तो उस वीडियो को जरूर वॉच करें. वापस आते हैं माइनर के स्टैंडिंग पे कि अगर एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वॉइड अब इनिशियो होता है. दैट इज वाई जब एक माइनर मेजर बन जाए बाद में तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई नहीं कर सकते. रैटिफाई का क्या मतलब है? मेकिंग वैलिड. उसको सही नहीं कर सकते, एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा. कैन अ माइनर बी अ बेनिफिशियरी एंड टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? A minor is not competent to a contract, but definitely he can be admitted into any contract for his benefits. Example, partnership. Minor cannot be a partner, but he can be entered into the partnership only for the benefits. Can a minor plead minority? क्या माइनर ये बोल सकता है कि मैं तो माइनर था, मुझे माफ कर दो? बिल्कुल बोल सकता है. माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी even if he has represented himself as a major. Okay, contract by a guardian, how far it is enforceable, no specific performance, insolvency, partnership. और important बात क्या करनी है? Can the minor act as an agent? Definitely the minor can act as an agent, but whatever he does, he will not be responsible or answerable. आइए क्वेश्चन देखते हैं. सेम इसी टॉपिक पे क्वेश्चन है. मिस्टर शेखर wants to sell his car. For this purpose, he appoints Mr. Nadan, a minor, as his agent. Mr. Shekhar instructs Mr. Nadan to not sell the car below rupees 1 lakh. Mr. Nadan ignores the instructions and sells the car to Mr. Masoom for 80,000. आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि मिस्टर शेखर ने मिस्टर नादान who is a minor को एज एन एजेंट अपॉइंट किया और कहा कि 1 लाख के नीचे कार बिकनी नहीं चाहिए, पर मिस्टर नादान ने मिस्टर मासूम को 80,000 पे कार बेच दिया.
Question: Mr. Shekhar can recover the loss of rupees 20,000 from Mr. Nadan? No. Why? Because Mr. Nadan is a minor, and if a minor acts as an agent, he is not answerable. Okay. Second part: Mr. Shekhar can recover his car from Mr. Masoom? No, because Mr. Masoom entered into a contract as a genuine contract. So Mr. Shekhar cannot recover anything from Mr. Masoom, and he cannot take his car back. Next. इंपॉर्टेंट टॉपिक, जॉइंट प्रॉमिस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आइए क्वेश्चंस डायरेक्टली डिस्कस करते हैं. अगर टॉपिक में परेशानी है, प्लीज क्लास के वीडियोस का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाएं और देखें, बार बार देखें, बार बार सुने, आंख बंद करके सुने, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. Okay, joint promise. A, B, C and D are 4 partners in a firm. They jointly promise to pay 6 lakh to F. Okay, if they are jointly promising to pay 6 lakh to F, तो पर पर्सन डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा. ओके. बी एंड सी हैव बिकम इंसॉल्वेंट. बी और सी इंसॉल्वेंट हो गए हैं, यानी अब सारा जो 6 लाख पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारी किस पे आ जाती है? ए एंड डी पे. यानी ए और डी दोनों को 3 लाख पे करने हैं. फाइन. B was unable to pay any amount and C could pay only 50,000. Okay, C ने 50,000 दे दिया. Fine, ठीक है. A is compelled to pay the whole amount to F. Decide the extent to which A can recover the amount from D with reference to provisions of the Indian Contract Act. बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ. जब भी एक जॉइंट प्रॉमिस होती है तो सारे प्रोमिसेस को जॉइंटली कंट्रीब्यूट करना रहता है. बी और सी इंसॉल्वेंट हो गए हैं, पर सी ने 50,000 दिए, यानी अब टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हो गया? 6 लाख माइनस 50,000, 5,50,000. यानी ए और डी को मिलकर 5,50,000 का भुगतान करना है. ए को सारा पेमेंट करना पड़ा. अब ए डी से कितना ले सकता है? 5,50,000 डिवाइडेड बाय 2. ऑलराइट. अब आंसर लिखेंगे कैसे? फर्स्ट पैरा में लिखेंगे एज पर द टर्म्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्यों? हमें कुछ सेक्शन नहीं आता, हमने कॉन्सेप्ट समझा है, हम बस प्लेन भाषा में वही लिख के आएंगे और हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे. एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when there is a joint promise, all the promisees are supposed to contribute equally, and if any of the promisees are insolvent or unable to fulfill their contract, then the rest of them are supposed to divide it equally. Next para. In the given question, such and such is the scenario. Third para. Therefore, this and this is the final thing. All right? Okay. बच्चों, लॉ का पेपर हमेशा बहुत ज्यादा लेंदी होता है, so you have to be very, very quick. Second question. X, Y and Z jointly borrowed 90,000 from L. Okay. Decide each of the following in the light of the Indian Contract Act 1872. First, whether L can compel only Y to pay the entire loan? Yes, L can compel only Y to pay the entire amount. But will it absolve X and Z from their responsibility? No. L ने बोला है, L ने कंपेल किया Y को कि तुम पे करो. Y can recover it from the rest of the people. Alright? Okay. Next question. Whether L can compel only the legal representative of Y to pay the loan of 90,000 if X, Y and Z died. Okay. Question कह रहा है कि X, Y, Z तीनों शेष हो गए, खत्म हो गए, expired. Okay. So can L compel only the legal representative of Y? यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है. क्या? कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स X, Y, Z तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबल होंगे. Whether whether Y and Z are released from their liability to L and X is released from his liability to Y and Z for contribution. If L releases X from his liability and sues Y and Z for payment, वो कह रहे हैं L ने X को बोला तुम्हें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, और Y और Z को स्यू कर दिया. ये क्वेश्चन, ठीक है. वो क्या पूछ रहे हैं? अब क्या Y और Z अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गए हैं? एंड क्या X इज रिलीज फ्रॉम द लायबिलिटी टू Y एंड Z फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन? द आंसर इज दिस, दैट तीनों को पेमेंट करना जरूरी है. अगर L ने किसी एक को, X को रिलीज कर दिया, ठीक है, हु विल पे टू L? Y एंड Z. पर अब ये Y एंड Z क्या कर सकते हैं? ये X को बोल सकते हैं कि भाई कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो. ठीक है. तो अगेन आंसर कैसे लिखना है? एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
this and this is the scenario. What is the scenario? That if the promisor absolves or releases one of the promisees, still that promisee is still liable and responsible to pay his contribution to the other two promisees. Okay, fine. Next topic, breach of contract. So breach, it is of two types. So what are the types of breaches? इनका मतलब क्या होता है वो, और टाइप्स एंड डैमेजेस की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से जो डैमेजेस होते हैं, स्पेशल डैमेज और वो सारी चीजें हैं. आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं. ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई अ यूनिक आइटम, alternate of which is not available in the market. A refused to supply the agreed unique item to B. What directions would be given by the court for the breach of such contract? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोई यूनिक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत है तो फिर उसके लिए कोर्ट ये कहता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी कॉम्पनसेशन वैलिड नहीं माना जाएगा. सो यहां पर उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को करना पड़ेगा. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट बच्चों, मैं बहुत शॉर्ट में चीजें बता रही हूँ, पूरी वीडियो देखने के लिए प्लीज लिंक पे जाए. डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. थर्ड, an anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time, हम सबको पता है. Discuss stating also the effect of anticipatory breach on a contract. Anticipatory breach क्या होता है? It is that breach which occurs even before the time of performance comes. Alright, okay. What is the effect? The effect is this, that the other party, the aggrieved party, has options. What option? First, क्या उसी समय पर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंडेड मान सकते हैं, खत्म मान सकते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन, ही कैन वेट फॉर द एक्चुअल टाइम टू कम एंड देन ही कैन टेक वट एवर एक्शन ही वॉन्ट्स एंड ही कैन sue for damages. Alright. Question number 7. Again, it is on breach of contract. Mr. Murthy was traveling to Manali with his wife by bus of Himalaya Travels Private Limited. Due to some technical default in the bus, the driver had to stop the bus midway. The driver advised the passengers to get the shelter in the nearest hotel. Okay, the wife caught cold and fell ill. Alright, now Mr. Murthy filed the suit against Himalaya Travels Private Limited for damages, personal inconvenience, hotel charges and medical treatment for his wife. Explain whether Murthy would get compensation for which he filed a suit. So here there is a breach of contract, obviously, which is quite visible. So Mr. Murthy can sue Himalaya Travels Private Limited, but can claim only the inconvenience charges and not the medical charges. Okay, because medical charges are not the direct loss from this breach of contract. It is a remote loss. Okay, next, contingent contract, very important topic for this term. Simple question, explain contingent contract giving examples, discuss the rules relating to its enforcement. 7-mark question. Okay, quasi contract, again very important topic for this term. What can be the question? What is meant by quasi contract? State its salient features or characteristics. Fine. Another super important topic is free consent. So what is a free consent? Let us quickly go through the notes. When is the consent called free? See, so here it starts from section number 15. Coercion. Free consent is section number 14. So any consent is free when it is not caused by what? Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Okay, so the whole topic of free consent is very important. What is important? Coercion. What is coercion? The meaning of coercion is important. Undue influence. How can the undue influence, define undue influence is important. The essential ingredients is important. Fraud, very important. What is fraud? बच्चों यहाँ देखो लिखा हुआ है, झूठ. कृष्ण जी की स्टोरी याद है ना, जो हमारे रेगुलर क्लासेस में हुई है वो. आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं. फ्री कंसेंट. मिस्टर एस, एज्ड 58 years, was employed in a government department. He was going to retire after 2 years. Mr. D made a proposal to Mr. S to apply for voluntary retirement from his post so that Mr. D can be appointed in his place.
Okay, so anything which is this is against a public policy. Okay, this is not exactly a question of free consent, it is a question of contracts opposing public policy. So this is a contract opposing public policy, so it is void. मैंने आपको एक शॉर्ट में इसका आंसर बता दिया है. लिखना कैसे है, सबसे पहले प्रोविजन समझाने हैं, दूसरा क्वेश्चन को कॉपी कर देना है, और तीसरा फाइनली कि इसीलिए ये इज द फाइनल थिंग. ओके, नेक्स्ट, डिफाइन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, लिस्ट डाउन द डिफरेंसेस. इसको कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन. सीधा आपको मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड को डिफाइन करना है और दोनों के डिफरेंसेस बता देने हैं. राइट. Next question. Kapil went to a departmental store to purchase a steel pan. Okay. He asked the salesman about the area and departmental store where the steel pans are kept. The salesman indicated him the area. Okay, where it was written steel pans. Other metal pans were also kept. Kapil wrongfully picked an aluminium pan in place of the steel pan. The salesman watched but said nothing. So Kapil reached his house and found this pan not to be a steel pan. So he filed a suit. So will his suit be as opposed? Okay. So is it a fraud or not? The question is this. This will not be fraud. Why this will not be fraud? Because कोई झूठ नहीं बोला गया है, जानबूझकर कुछ छुपाया नहीं गया है. ऑल्सो ही क्लियरली इंडिकेटेड द एरिया वेयर इट वॉज रिटन द स्टील पैन. अब वहां पर रखे हुए थे और भी आइटम्स, बट कपिल पिक्ड अप द रॉन्ग आइटम. केवियट एम्प्टर का कॉन्सेप्ट भी यहां पर आएगा कि परचेजर को लेट द बायर बी अवेयर. All right. Next, explain the term coercion and what are the effects of coercion. Direct question. Next, Chandan was suffering from some disease and was in great pain. He went to Dr. Jhunjhunwala for whose consultation fees was 300. The doctor agreed to treat him, but under the condition that he signs a promissory note. This is undue influence का question. All right. Next, appropriation. अब ये जो रेड कलर के क्वेश्चंस है ना, ये है जो हमने इसके पहले ब्लू कलर वाले क्वेश्चंस किए थे वो थे 5 स्टार इंपॉर्टेंस वाले, ये है 4 स्टार इंपॉर्टेंस वाले. अप्रोप्रिएशन का टॉपिक. मिस्टर मुरारी ओज पेमेंट ऑफ 3 bills टू मिस्टर गिरधारी. दिस एंड दिस. फाइन. ओके, मिस्टर मुरारी मेड द पेमेंट विदाउट अप्रोप्रिएटिंग देम, विदाउट टेलिंग कि कौन से बिल के अगेंस्ट कौन सा अमाउंट एडजस्ट करना है. तो क्या होगा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? सीधी सी बात है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर पेयर जो है अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो अप्रोप्रिएशन होगा फर्स्ट फीफो बेसिस पे, और अगर कुछ स्पेसिफाई किया जाता है तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग करेंगे. बात खत्म. नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. Mr. X, a businessman, has been fighting a long-drawn litigation with Mr. Y, an industrialist. To support his legal campaign, he enlists the service of Mr. C, a judicial officer, stating that the amount of rupees 10 lakh would be paid to him if he does not take up brief of Mr. X. अच्छा, ये bribe कर रहे हैं, ठीक है. तो this is against legal proceedings. Therefore, it is not a valid contract. It is void contract. Next, state with reasons whether the following agreements are valid or void. Okay, बहुत simple questions है, फटाफट you can go through it and you can solve it. Next, types of contract. What are the types of contract? Valid contract, void contract, वो सारी चीजें. Next, communication of offer and acceptance. बच्चों important concept है, मजेदार concept है. फटाफट इस question को पढ़ते हैं. मैं पूरा concept नहीं समझाऊंगी because I want to make this video really quick. If you have any problem, please go in the description box and go to the link to view the classes. Fine. Communication of offer and acceptance. Mr. B makes a proposal to Mr. S by post to sell his house for 10 lakh and posted the letter on 10th April. Okay, fine. 10th April को उन्होंने पोस्ट किया. बहुत बढ़िया. Next, the letter reaches Mr. S on 12th and he reads it on 13th. Okay, so letter पहुंच रहा है लेटर पढ़ा कब जा रहा है? 13th को. ओके, आगे पढ़ते हैं. Mr. N sends his letter of acceptance on 16th and the letter reaches Mr. B on 20th. On 17th, Mr. S changed his mind
and sends a telegram withdrawing the acceptance. The telegram reaches Mr. B on 19th को ही पहुंच जाता है. बहुत बढ़िया. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? On which date the offer made by B will be complete? ऑफर कब कंप्लीट होता है? When the person to whom it is made reads it. Okay, when it reaches him and he reads it. So when is the offeree reading it? On 13th. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द वैलिडिटी. सेकेंड क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस. तो क्या है कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के पहले पहुंच गया, इसीलिए एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. रेवोकेशन पहुंचता है 19th को और एक्सेप्टेंस पहुंचता है 20th को. सो डेफिनेटली रेवोकेशन माना जाएगा. थर्ड, what would be the validity of acceptance if letter of revocation and letter of acceptance reaches together? Okay, so when revocation and acceptance दोनों साथ में पहुंचते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि जो मिस्टर बी है वो पहले पढ़ते कौन सा लेटर है. ओके, उस पर डिपेंड करेगा कि एक्सेप्टेंस हो रहा है या रेवोकेशन हो रहा है. नेक्स्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस. जो भी एसेंशियल फीचर्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन आएगा. कुछ एग्जांपल्स हैं. डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस एंड एक्सप्लेन द लीगल रूल्स. डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, सो इस कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन नंबर 7 है. एक्चुअली देखते हैं क्या क्वेश्चन है. राहुल गोज टू अ सुपर मार्केट टू बाई अ वॉशिंग मशीन. He selects a branded washing machine having a price tag of 15,000 after a discount of 3,000. Rahul reaches at cash counter for making the payment, but cashier says, "Sorry sir, the discount was up to yesterday and now you have to pay 18,000." So Rahul got angry and insists 15,000. आप बताइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या होगा सिचुएशन. सो दिस इज नॉट एक्चुअली ऑफर, दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर. यही डिफरेंस समझना है हमें कि ऑफर है कि इन्विटेशन टू ऑफर है. ऑलराइट, नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इससे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता. अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है बच्चों, प्लीज गो टू द गिवन लिंक एंड स्टे कनेक्टेड. और भी चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे. ऑलराइट, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड ऑन यूट्यूब और ब्रेन चलेगा जो टेलीग्राम चैनल है उन पे जरूर आप ऐड हो ताकि आप अपडेटेड रहें. मैथ्स के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए भी नीचे दिया गया है लिंक, जाएं और फटाफट उनको व्यू करें अगर आपको किसी भी चैप्टर में परेशानी है तो. थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट. प्लीज फॉलो वट एवर आई हैव सजेस्टेड, यू विल डेफिनेटली पास. थैंक यू. ब्रेन चलेगा. बाय बाय.